माया व मोक्ष के ग्रह केतु वर्ष 2021 में वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केतु की इस स्थिति का आप पर इस वर्ष क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर कुछ निगेटिव प्रभाव पड़े तो हम केतु का ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको इस प्रभाव से मुक्ति मिल सके। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। केतु इस वर्ष 2021 में वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन साल 2021 में केतु 2 नक्षत्रों में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 5 जून तक केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केतु के ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जिनकी केतु की ही दशा चल रही है, चाहे महादशा हो या अंतरदशा हो, या जिनकी राशि स्वामी चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में ही बैठा हो, या केतु के किसी नक्षत्र में बैठा हो, या ज्येष्ठा के स्वामी बुध हैं तो जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है उनको भी ज़रूर देखना चाहिए। वैसे तो बाकी सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन इन लोगों पर ख़ास तौर पर प्रभाव पड़ेगा, और उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो साल के 42वें या 48वें उम्र के पड़ाव में चल रहे हैं या आने वाले हैं, क्योंकि राहु का समय एक्टिवेशन का 42वां साल और केतु का 48वां साल कहा जाता है। यानी राहु 42nd ईयर में एक्टिवेट हो जाता है और केतु 48th ईयर में। तो उन लोगों पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि केतु के इस नक्षत्र की स्थिति में होने का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने 3-4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि केतु क्या है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि केतु जिस ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं वह ज्येष्ठा नक्षत्र क्या है। फिर देखेंगे कि केतु का इस ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने पर बाकी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और वीडियो के अंत में उपायों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है तो आप केतु के बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में, उसको छोड़कर आप सीधे अपने राशिफल और अपने उपाय के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह ज़रूर कहूँगा कि आपको पहले दोनों पार्ट को, यानी केतु की स्थिति और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए, नहीं तो केतु क्या प्रभाव देगा और केतु का क्या उपाय करें यह आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। केतु और राहु यह 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। दिमाग को क्यों? देखिए, मन के 3 ग्रह कहे गए, चंद्रमा, बुध और केतु। चंद्रमा जहाँ हमारा अचेतन मन दिखाता है, वहीं बुध चेतन मन और केतु अवचेतन मन दिखाता है। यानी माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो बुध जो है बुद्धि तो आप जब जगे रहेंगे यानी चैतन्य अवस्था में रहेंगे तभी काम करेगी, इसलिए बुध चेतन मन का कारक है। केतु सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन, जो हमारे मन में अचानक से विचार आते हैं, जिसको हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं, या कोई अचानक की इच्छा, उसका कारण केतु है। और चंद्रमा अचेतन मन है, यानी अनकॉन्शियस माइंड। जब हम सोते रहते हैं उस समय भी हमारा मन चलता रहता है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती है और इंट्यूशन भी काम नहीं करता है। इसलिए चंद्रमा, बुध और केतु तीनों हमारे मन के ग्रह हैं। लेकिन केतु का हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लोग भी इम्पल्स से काम करते हैं यानी अचानक, वह सब केतु के दायरे में आ जाते हैं। और ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा जो इम्पल्सिव नहीं हो, यानी अचानक से मन में जो इच्छा आए और उस पर काम करने के लिए तत्पर ना हो जाए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं के अधीन हैं। केतु उन्हीं अचानक उठने वाली इच्छाओं को दिखाता है जो हमें काम करने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, राहु और केतु के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना हमेशा मुश्किल काम होता है, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट कहा गया। इनका अपना कोई वास्तविक
आकाशीय पिंड की स्थिति नहीं है, यानी कोई हेवनली बॉडीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इनका हम पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए, सूर्य को भी ढक लेता है तो प्रकाश तो नहीं आता है जब ग्रहण होने लगता है, यानी असली प्रकाश को भी यह छाया ढक सकती है। इसलिए राहु केतु बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं। अब राहु और केतु को दो शब्दों में समझा जा सकता है। राहु और केतु देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। राहु केतु को सांप की तरह समझिए। सांप जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता, ऐसे ही राहु केतु हैं, हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन किन राशियों में बैठकर क्या प्रभाव देते हैं, यह तो महर्षियों ने ज़रूर कह दिया प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में। तो उसी आधार पर हम ज़रूर इस बात पर विचार करते हैं कि राहु केतु का प्रभाव किस राशि में और किस नक्षत्र में क्या होगा। देखिए, राहु का सिंबल ज्योतिष में धुआं कहा गया। जैसे धुआं हमारे चारों तरफ फैल जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसी तरह राहु हमारे जजमेंट को क्लाउड करता है, यानी हमारे सीधे अच्छे तरीके से सोच समझने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। बुरी तरह से अगर राहु हमारी कुंडली में बुरा हो, अच्छा हो तो बहुत अच्छा भी कर सकता है। वहीं केतु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है, इसलिए इसे भूकंप की तरह मान सकते हैं। जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं और हमें पता नहीं हो कि ज़मीन कब हिल जाएगी, यानी भूकंप, इसी तरह केतु भी ऐसे ही काम करता है। केतु पिछले जन्म की घटनाओं का कारक है, केतु भाग्य का भी कारक है, केतु प्रारब्ध है। अचानक से किसी की बड़ी नौकरी लग जाना या बड़ी नौकरी छूट जाना, यह सब जो घटनाएं होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं और हमारी समझ से बाहर होती हैं, या जिनको हम कभी प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते, उन सब घटनाओं का कारक केतु होता है। अब आप देखिए, केतु पिछले जन्मों का फल तेजी से देने लगता है। केतु अभी वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के दो स्वामी हैं, मंगल और केतु। तो यहाँ केतु को अपने घर में माना जा सकता है। अब देखते हैं कि केतु वृश्चिक राशि में जिस ज्येष्ठा नक्षत्र में रहते हैं या 5 जून तक रहने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले ज्येष्ठा नक्षत्र को समझना पड़ेगा। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र एक गंडांत नक्षत्र है और बुध इसके स्वामी हैं। गंडांत मतलब ऐसे नक्षत्र जो कठिन माने जाते हैं। कठिन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडांत कहे गए, जिसमें 3 केतु के और 3 बुध के हैं। अश्विनी, मघा और मूल, यह 3 केतु के नक्षत्र गंडांत कहे गए, और ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती, यह 3 बुध के नक्षत्र गंडांत कहे गए। यानी जब भी बुध के नक्षत्र से केतु के नक्षत्र में परिवर्तन होगा तो इसे गंडांत कहा गया, यानी एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का जाना। तो यह स्थिति हमेशा मुश्किल मानी जाती है। 27 नक्षत्रों में 3 जगह गांठ बांध दी गई, जो 9वें, 18वें और 27वें नक्षत्र पे गांठ बांध दी गई, यानी 3 जगह यह गंडांत पोजीशन आती है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि एक लंबा बांस का पौधा है, उसमें 3 जगह गांठें बांध दी गई, क्योंकि अगर बांस सीधे नीचे से ऊपर तक हो तो उसे बीच से टूटने का खतरा होगा, इसलिए 3 जगह ये गांठ बांध दी गई। यहाँ स्थिति बहुत मजबूत होती है, लेकिन यहाँ बहुत क्लिष्ट भी होती है, यानी यह अनप्रेडिक्टेबल और मजबूती के नक्षत्र पोजीशन कहे जाते हैं। यह भी देखिए कि जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि चंद्रमा, बुध और केतु, तो 3 नक्षत्र बुध के और 3 केतु के। तो बुध को मैंने चेतन मस्तिष्क का कारक माना, यानी कॉन्शियस माइंड, और केतु को अवचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड का। तो जब भी आपका सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस और कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब स्थितियां हमेशा चेंजेबल होती हैं, यानी उस समय स्थितियां अलग होती हैं, एक नई परिस्थिति होती है। तो चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, यानी अनकॉन्शियस माइंड का, वह देखिए जब भी आपकी राशि में यानी आपके जन्म कुंडली में जब भी इन्हीं 6 नक्षत्रों में होगा तो उसे गंडांत नक्षत्र में रहना कहते हैं। इसे आमतौर पर लोग मूल नक्षत्र बोल देते हैं आम भाषा में, हालांकि इन्हें गंडांत नक्षत्र कहना चाहिए। तो यह समझिए कि चंद्रमा, बुध और केतु जो मस्तिष्क की इन 3 अवस्थाओं के कारक है, जब इन 3 तरह के नक्षत्रों में होंगे तभी जाके इन्हें गंडांत पोजीशन कहा गया। यह हमेशा एक मुश्किल पोजीशन कहा जाता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं कि गंडांत में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी होती है। ऐसे लोग बड़े मेधावी होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी अचानक उनके जीवन में बड़े बदलाव हो जाते हैं और हमेशा होते रहते हैं।
अगर आपके जन्म के समय में आपने पूजा नहीं कराई अपनी गणनांत नक्षत्र की शांति की, तो फिर आपके जीवन में ये घटनाएं ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार होती रहेंगी। बहुत बार लोग उपाय करते रह जाते हैं ज्योतिष के और काम नहीं आता। उसके पीछे कारण यही होता है कि उनके गंडमूल नक्षत्रों की बचपन में पूजा नहीं कराई गई। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप यह देखिए कि इस नक्षत्र के सिंबल क्या हैं। इस नक्षत्र का सिंबल है छाता, चक्र और कुंडल, कान में जो कुंडल पहनते हैं। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। बड़े व्यक्ति के सर पे छाता होता है, यानी राजा के सर पे छतरी होती है। ज्येष्ठ के देवता कौन है इस नक्षत्र के? इंद्र। क्यों? सबसे बड़े देवता कहे गए। महर्षि कश्यप और अदिति से सभी देवताओं की उत्पत्ति मानी गई, तो जिसमें इंद्र सबसे बड़े पुत्र थे, इसीलिए इंद्र को ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी कहा जाता है। एक बात और देखिए, हमेशा देखिए बड़े भाई देवताओं के जो हैं इंद्र, वो हम सबके प्रोटेक्टर हैं और प्रोवाइडर हैं। यानी इंद्र को किस पर अधिकार दिया गया? इंद्र को बारिश पर अधिकार दिया गया। इसीलिए कहा जाता है इंद्र बादलों के देवता हैं, मेघों के राजा हैं। इंद्र की आज्ञा से ही मेघ धरती पर बारिश करते हैं और बारिश से ही जीवन होता है। गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में देखिए क्या कहते हैं भगवान। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवम। ज्येष्ठा नक्षत्र को हाथों पर अधिकार दिया गया। धर्मशास्त्र में देखें तो इंद्र को हमारे हाथों पर अधिकार दिया गया। हाथ से ही हम अपने पद की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। तो इंद्र क्या है? दूसरों की मदद करना और अपने पद की प्राप्ति का प्रयत्न करना, यही इंद्र का स्वभाव है और यही उनका कार्य भी है। अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। आइए देखते हैं कि अलग अलग राशियों को केतु के इस नक्षत्र में और इस राशि में होने का क्या फल मिलेगा 5 जून 2021 तक। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर अप्रत्याशित घटनाएं लेकर आएगा, यानी अचानक होने वाली घटनाएं, जो कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ आपको हैरान कर देंगी। क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? देखिए, मेष राशि के लिए केतु इस पूरे वर्ष उनके 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 8वां घर होता भी अप्रत्याशित घटनाओं का ही है, यानी सडन इवेंट्स। अच्छा, मेष राशि के लिए बुध, जो केतु जिसके नक्षत्र में बैठे हुए यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में, वह बुध उनके 3 और 6ठे भाव का स्वामी बनता है, जो दोनों संघर्ष और अपोजिशन के हाउसेस कहे जा सकते हैं। यानी 3, 6 और 8 इन 3 भावों का रिजल्ट अब केतु देंगे, क्योंकि केतु जिस राशि में बैठे होते हैं और जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उन दोनों का फल देते हैं। तो राशि तो उनकी अपनी ही है, लेकिन नक्षत्र उनके शत्रु बुध का ही है। तो यहाँ यह देखिए कि ऐसे लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए 5 जून तक उनके वर्क प्लेस पे कोई बड़ा चेंज हो सकता है। नौकरी को लेकर उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। अचानक नौकरी छूट भी सकती है। अचानक कोई अच्छी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है और आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम ही रहेगी। फोर्स चेंज ज़्यादा दिख रहा है। सेहत में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपको मार्च अप्रैल के महीने में अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन केतु मेष राशि वाले लोगों के लिए एक प्रॉमिस ज़रूर कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं आध्यात्मिक, उनको तो केतु बहुत ही आगे लेकर जाएंगे इस नक्षत्र में रहने पर। वैसे भी देखिए, ज्येष्ठा अधिकार का नक्षत्र है, यानी इसके देवता राजा इंद्र हैं। तो इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, तो अधिकार के सिंबल हैं इंद्र। तो ज्येष्ठा के इस नक्षत्र में केतु जब बैठेंगे 8वें घर में, तो आपको अधिकार दिलाएंगे, लेकिन वह अधिकार सांसारिक से ज़्यादा आध्यात्मिक होगा। अगर आपको सांसारिक लाभ भी चाहिए इस स्थिति में, तो आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। ससुराल से जुड़ी कुछ समस्या आपको अचानक आ सकती है। कोई भी आप ऐसा डिसीज़न ना लें जो आप हड़बड़ी में लेने के लिए बाध्य हो रहे हों, या आपका मन कर रहा हो कि तुरंत में कोई नया काम शुरू कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में केतु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो इस नक्षत्र गोचर का केतु का मेष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह गोचर उन्हें अच्छे रिजल्ट ज़्यादा और बुरे रिजल्ट कम दे रहा है। देखिए, वृष राशि के लिए बुध उनके दूसरे और पांचवें घर के मालिक बनते हैं। दोनों ही लक्ष्मी स्थान हैं और इन लक्ष्मी स्थानों के स्वामी के घर से, नक्षत्र से केतु का गोचर करना आपको यह दिखाता है कि जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी लक्ष्मी में वृद्धि होगी। समस्या क्या आ सकती है? राहु और केतु का गोचर आपके पहले और 7वें भाव से हो रहा है, जिसमें अगर केतु की बात करें तो केतु उलझन और कन्फ्यूज़न का ग्रह है और अचानक हड़बड़ी में लिए जाने वाले निर्णय का कारक ग्रह है। ऐसी अवस्था में केतु का आपके जीवन साथी के भाव और व्यवसाय के भाव से गोचर करना, हालांकि वह अपनी ही राशि में है यानी वृश्चिक राशि में, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको इन दो बातों पर विशेष आवश्यकता रहेगी ध्यान रखने की। यानी कोई भी डिसीजन रैश न लें, अपने जीवन साथी की सेहत और जीवन साथी से किसी तरह के वाद विवाद से बचें। यानी सेहत की समस्या आपको आ सकती है, जीवन साथी को लेकर चिंता होगी। अगर सेहत की समस्या की चिंता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आपको मन मुटाव से ज़रूर दो चार होना पड़ेगा। कभी भी इन 4-5 महीनों में आप बिल्कुल भी झगड़े लड़ाई से दूर रहें, चाहे वह आपकी जीवन साथी हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो, वरना किसी तरह का अलगाव भी संभव है। बिटर सेपरेशन भी हो सकता है, तलाक तक नौबत जा सकती है। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। नहीं तो केतु उन्हें अपने घर से कहीं दूर ले जाने में भी उनकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। यानी अगर आप कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, तो यह केतु आपको ज़रूर विदेश जाने में मदद करेंगे। व्यापार के लिए भी यह केतु और आमतौर पर धन की स्थिति के लिए अच्छे केतु हैं आपके। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए केतु उनके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं और उनके राशि स्वामी बुध के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। देखिए, सभी पाप ग्रहों का 6ठा गोचर करना आदमी को 6ठे भाव से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। 6ठा घर अपोजिशन का घर होता है, यानी रोग, शत्रु और कर्जे, जो चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हीं चीज़ों को 6ठा घर दिखाता है। तो हालांकि सभी पाप ग्रह यहाँ हमें इन चीज़ों से मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन केतु यहाँ थोड़े कन्फ्यूज़न में ज़रूर डाल देते हैं। यानी केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि पहले आपको विचलित करेंगे, कंफ्यूज करेंगे और अगर कहीं अच्छी जगह पर हैं तब आपको सॉल्यूशन देंगे। यानी क्या हो सकता है, पहले बीमारी आएगी और जब आप 2-4 डॉक्टर बदल लेंगे, परेशान हो जाएंगे, तब आपको जाकर इलाज मिलेगा। यही 6ठे घर के केतु का लक्षण भी होता है। तो अगर देखा जाए तो यह स्थिति वैसे अच्छी तो ज़रूर है, क्योंकि एक प्रॉमिस ज़रूर केतु यहाँ देते हैं कि आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन पहले समस्याओं में डालेंगे, थोड़ा भगाएंगे, उसके बाद आपको छुटकारा देंगे। तो फिर भी अच्छी बात यह है कि आप परेशानियों से निकलकर ज़रूर आएंगे। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है। जो लोग भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, ऐसे किसी काम से जुड़े हुए हैं जहाँ लिटिगेशन होता है, जहाँ कोई भी बीमारी होती है, वहाँ जहाँ अपोजिशन से जुड़ा हुआ है, जहाँ आपको संघर्ष करना है, तो यह स्थिति इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए केतु का ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करना उनके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह गोचर उन्हें तकलीफों में डालेगा। देखिए, कर्क राशि के लिए केतु जिस ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उनके स्वामी बुध उनके 12वें और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। यानी यह बुध कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो केतु भी अगर बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो वह भी मजबूर होंगे आपको अच्छा परिणाम नहीं देने के लिए। वैसे भी देखा जाए तो केतु चंद्रमा के शत्रु ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक आसानी की बात यहाँ यह है, या यूं कहें कि एक रिलीफ की बात यह है कि केतु यहाँ 5वें घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं और मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, जो मंगल आपके 10वें भाव का स्वामी है। यानी केतु अब आपके कर्म स्थान के स्वामी भी एक तरह से बन जाते हैं। तो कर्म स्थान के स्वामी होकर 5वें घर में बैठेंगे तो किसी न किसी तरह की पद प्राप्ति का योग ज़रूर बनाते हैं। यानी काम से जुड़ी तकलीफ तो आपको नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी सेहत,
अपने बच्चों की सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ़ आएगी ज़रूर, खर्चे आपके बढ़ेंगे। इस बीच में आपको जून तक जो ये साल का समय चल रहा है, आपको अपने परिवार में अपने बच्चों की सेहत और किसी तरह के अपने शरीर के ऊपर रोग पर खर्च जरूर करना पड़ेगा। उपाय क्या है? आपको केतु 5वें घर में बैठकर मंत्र सिद्धि भी देते हैं, यानी उपाय के रूप में आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कौन से मंत्र का और कौन सी पूजा का, यह तो जब मैं वीडियो के अंत में केतु के उपाय बताऊंगा तो आप वहां ज़रूर सुनिए। लेकिन यहाँ नौकरी पेशा वाले लोगों को तकलीफ नहीं है, लेकिन केतु बाकी मामलों में उलझने दे रहे हैं, क्योंकि 5वां घर सोचने का भी कारक होता है, विद्या का, बुद्धि का। तो बुद्धि आपको कुछ चकित ज़रूर करती रहेगी, किसी न किसी उलझन में ज़रूर डालती रहेगी साल के शुरुआत से लेकर 5 जून तक। तो ध्यान से सोच समझ कर ही अपने निर्णय लीजिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए केतु उनके चौथे स्थान से भ्रमण करने वाले हैं। चौथा यानी माँ का स्थान, मन का स्थान, धन, सुख, वाहन, घर, भूमि, भवन का स्थान कहते हैं। अब देखिए, सुख स्थान से केतु का गोचर कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन केतु एक काम यहाँ ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं, जो बुध आपके दूसरे और 11वें यानी दोनों ही धन भाव के स्वामी हैं। तो केतु आपको धन तो ज़रूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि इन 5-6 महीनों में आपको धन के साधनों में वृद्धि होगी और आपका खर्चा भी उतना ही होगा। यानी कोई नई गाड़ी, कोई नई ज़मीन, कोई नया घर लेना चाहते हैं तो आप इस साल बिल्कुल ले सकते हैं, और लेंगे भी, क्योंकि केतु आपको ज़बरदस्ती आपको ऐसी इच्छा दे ही देगा कि आपके पास पैसा आएगा और आप उसका खर्च कर डालें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोच समझकर ज़रूर खर्च कीजिए। हाँ, आपको अपनी माँ की सेहत का विशेष ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, और घर परिवार में कोई ना कोई उलझन ज़रूर लगी रहेगी, यानी मन में चिंताएं तो ज़रूर रहेंगी केतु के चौथे गोचर करने से। केतु आपको यहाँ अपने घर से दूर भी ले जा सकता है, क्योंकि चौथा घर माँ और मातृभूमि का स्थान होता है। यहाँ से किसी भी पाप ग्रह का गोचर करना आपको अपने घर से दूर ले जा सकता है। ख़ास तौर पर अगर आपकी अपनी कुंडली में ऐसी कोई दशा महादशा चल रही है, तो केतु का यह गोचर आपको ज़रूर इस कार्य को पूरा करने में निश्चित रूप से मदद देगा। अब आप अपनी इच्छा से कहीं जाना चाहते हैं तो यह भी बड़ी अच्छी बात है। ख़ास तौर पर जो लोग विदेश जाकर बस जाना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। जो लोग भी जिनकी अपनी केतु की दशा चल रही है और वहाँ उनका केतु खराब है, तो यहाँ उनको ज़बरदस्ती का ट्रांसफ़र दे देगा, यानी नौकरी पेशा वाले लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। तो किसी के लिए यह बात अच्छी होगी और किसी के लिए बुरी होगी। निर्भर यह करता है कि आपकी अपनी कुंडली में क्या दशा चल रही है और केतु वहाँ कैसा बैठा हुआ है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला फल देगा केतु। कन्या राशि वाले लोगों के लिए केतु का ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करना तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध का अपना नक्षत्र, कन्या राशि का स्वामी बुध, यानी आपके अपनी राशि स्वामी के नक्षत्र से ही केतु गोचर कर रहे हैं, और वो भी तीसरे भाव से। तीसरा भाव सभी पाप ग्रहों को सहज ही पसंद आता है, यानी केतु जब तीसरे घर से गोचर करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, ट्रैवल का है। तो यहाँ बैठे हुए केतु आपको कहीं ना कहीं यात्राओं पर ज़रूर ले जाएंगे। जो लोग भी कम्युनिकेशन या यूँ कहें एंटरटेनमेंट के कामों से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ तरक्की भी हो सकती है। तीसरा घर हाथों को भी दिखाता है, तो जैसे मैंने कहा था ज्येष्ठा नक्षत्र आपके हाथों को दिखाता है। तो देखिए, हाथों से हम कुछ नया काम करते हैं, तो आपके राशि स्वामी जो हैं बुध के, वह कन्या राशि के, वहाँ उनके कर्म स्थान में मिथुन राशि ही आती है, जो काल पुरुष कुंडली में तीसरे भाव की राशि मानी गई। यानी यहाँ तीसरे और 10वें भाव का एक और संबंध स्थापित हो गया कर्म स्थान से। यानी अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते थे बहुत समय से, तो आप बिल्कुल इस समय शुरू कर दीजिए, आपको फ़ायदा होगा शुरुआत का। क्योंकि केतु कभी कभी पिछले जन्म से जुड़े हुए अचानक अच्छे कर्मों का फल हमें देने लगते हैं। तो अचानक का जो भाग्य उछलता है उसके पीछे भी केतु का ही हाथ होता है।
कहने का मतलब जो लोग स्टार्टअप्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं, अपने कामों में विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह गोचर उन्हें अच्छे परिणाम देगा। अब यहाँ मैंने आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का फल बताया। अब उपायों पर चर्चा करने से पहले, जो अब मैं आपको उपायों पर चर्चा करने वाला हूँ, उससे पहले एक बात बता दूँ कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों का फल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक अभी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो बाकी 6 राशि वाले अपना राशिफल उस वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। अब मैं यह चर्चा करता हूं कि इस राशि में बैठने पर और इस नक्षत्र में केतु का क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं जिसके स्वामी इंद्र हैं, और इसके 3 सिंबल माने गए, छाता, चक्र और कुंडल। अब छाता क्या है? छाता प्रोटेक्शन का सिंबल है, यानी आपकी रक्षा का, और छाता अधिकार का भी सिंबल है। छाता किसके ऊपर होता है? राजा के ऊपर। या छतरी हम तब लेते हैं जब हमें धूप बहुत लगती है या मौसम से बचने के लिए, यानी किसी तरह से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। अब छाता लगा के तो हम चल नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहने का मतलब क्या, केतु अगर इस नक्षत्र में हो और आपको किसी तरह की तकलीफ आ रही हो तो अपना सर ढक कर रखें। वैसे भी केतु को सहस्त्रार चक्र का कारक माना गया। केतु मुक्ति का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह। तो केतु अगर आपका कभी भी खराब हो रहा हो, चाहे किसी नक्षत्र किसी भी राशि में हो, आपको अपना सर ढक कर रखना चाहिए। सर ढक कर रखने से आप केतु के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। दूसरा उपाय देखिए, केतु के दूसरा सिंबल क्या है? चक्र। चक्र कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। विष्णु भगवान की आराधना करें। क्यों? देखिए, इंद्र जो इस नक्षत्र के स्वामी कहे गए, उनकी रक्षा किसने की थी? भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि से उनका राज्य लेकर इंद्र को दिया। इसीलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी आता है। श्लोक है ना, उपेंद्रो वामनः प्रांशः शुचिः अमोघः ऊर्जितः। तो उपेंद्र यानी इंद्र से छोटे, उप इंद्र, जैसे हम बोलते हैं ना उप सभापति, उप इंद्र यानी इंद्र से छोटे। अब भगवान इंद्र से छोटे कैसे हो गए? देखिए, महर्षि कश्यप और अदिति माता के सबसे बड़े पुत्र इंद्र हुए, और उन्हीं कश्यप और अदिति के संतान हुए भगवान वामन, यानी वामन भगवान उनके बच्चे बनकर आए, उनके पुत्र बनकर आए। इसलिए इंद्र उनके बड़े भाई भी कहे जा सकते हैं। यानी यहाँ से दूसरा उपाय क्या निकलता है? भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, नारायण कवच पढ़िए। एक और इससे क्या आपको बात समझ में आती है? अपने से छोटे भाई की मदद लीजिए। यानी जब आपका केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और तकलीफ दे रहा हो, तो जैसे इंद्र ने उपेंद्र की मदद ली, यानी इंद्र ने विष्णु भगवान की वामन अवतार में मदद ली, इसी तरह आप अपने छोटे भाई बहनों से सहायता ले सकते हैं। यानी अपने जूनियर्स से, जो आपसे नीचे हैं, उनसे सलाह लीजिए, वहाँ से आपको रास्ता निकल कर आ जाएगा। देखिए, नक्षत्रों के बारे में आप जब ध्यान से पढ़ेंगे और उनके सिंबल्स को पढ़ेंगे तो आपको उपाय भी समझ में आने लगेंगे। उपाय सिर्फ वही नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं, बहुत बार उपाय प्रैक्टिकली भी निकल कर आते हैं और इनसे फ़ायदा होते हुए देखा गया है। तो तीसरा उपाय देखते हैं। तीसरा उपाय क्या हो सकता है? कुंडल। देखिए, कुंडल कान में पहनते हैं। कुंडल क्या करता है? कुंडल अगर देखा जाए तो कान की नसों का, नाक की नसों का, नाभि का आपस में रिलेशन है, मेडिकल साइंस बोलता है। तो केतु का एक बहुत अच्छा उपाय क्या होता है? केतु और बुध दोनों का नाक और कान छिदवाना। हमारी माताएं बहनें नाक कान छिदवाती हैं। अगर आप लाल किताब की बात करें तो वहाँ भी देखिए, कहा जाता है केतु का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? नाक कान छिदवा लो। यानी जो भी लोग किसी तरह का कुंडल पहनते हैं, पुराने ज़माने में देखिए कुंडल पहन के लोग रक्षा करते थे अपनी। राजा महाराजा विशेष रूप से मंत्र से सिद्ध किए हुए कुंडल पहनते थे, जिन्हें वह कभी उतारते ही नहीं थे। तो केतु के बुरे प्रभाव से अगर आपको बचना है ज्येष्ठा नक्षत्र के, तो कान में आप कुंडल पहन सकते हैं। जो लोग यह करना चाहें उनके लिए अच्छी बात है। जो लोग, आजकल तो फैशन भी चल रहा है, आप अपना कान में पहन सकते हैं, या अगर आप पहनकर बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो सिंबॉलिकली
इसका उपाय बता देता हूँ, रास्ता क्या हो सकता है। जब आप पूजा कर रहे हो अपनी, तो आप अपने कान में कोई छोटी सी क्लिप डाल सकते हैं, पूजा के बाद उसे उतार कर रख दीजिए, तो यह आपका कुंडल डालने का फल आपको देगा। तो देखिए कैसे केतु के ऐसे उपाय निकलते हैं। और क्या कर सकते हैं, केतु का एक बहुत अच्छा उपाय होता है कुत्तों की सेवा करना। देखिए केतु को प्रारब्ध का कारक कहा गया। प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के कर्मों का, यानी जो हम कर्म करके जाते हैं और जिसका फल हमें मिलता है, जो यमराज देते हैं। तो यमराज से अगर आपको बचना है, यानी अचानक से आने वाली समस्याओं से बचना है, अकाल मृत्यु से बचना है, तो आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। वैसे भी देखिए तो केतु और कुत्ता ऐसा लगता है जैसे मिलते हुए शब्द हैं। यमराज अपने साथ 2 कुत्तों को लेकर चलते हैं, तो यानी केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है कुत्तों की सेवा करना। आप कोई काला कुत्ता पाल सकते हैं, या आप बाहर जाकर कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें रोटी दे सकते हैं, उन्हें खाना दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो यह भी केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारे उपाय बताए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।